राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी 4 इमेजिनेशन पिक्चर बनाई थी, जिसमें से एक पिक्चर था द पैक्ट बिटवीन नेशन। इसमें उन्होंने डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ल्ड की कल्पना की थी। इसमें उन्होंने एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दिखाया है जो कि डेमोक्रेसी को दर्शा रहा है। उसके एक हाथ में टॉर्च होता है और दूसरे हाथ में राइट्स का चार्ट होता है। नीचे उन्होंने मोनार्की के वेस्ट को दिखाया है जिसको लोग थ्रो करते जा रहे हैं और डेमोक्रेसी का वेलकम कर रहे हैं। ये सब देख के इनके गॉड जीसस इन्हें ब्लेस कर रहे थे, ऐसा पिक्चर में दिखाया गया है। 1789 में फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद इस रेवोल्यूशन ने फ्रांस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के चला गया। ये अब होता क्या है कि फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि मोनार्की के पास जो पावर थी वो कॉमन सिटीजन के पास आ जाती है। 3 कलर फ्लैग फ्रांस के लिए चूज़ किया जाता है। फ्रांस लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेशनल एंथम कंपोज किया जाता है। ऑथ्स लिए जाते हैं। ई स्टेट जनरल को इलेक्ट किया जाता है। असेंबली को रीनेम्ड किया जाता है और उसके बाद इंटरनेशनल कस्टम्स ड्यूज को एबोलाइज कर दिया जाता है। फ्रांस की आर्मी इस नेशनलिज्म की आइडिया को पूरे यूरोप में स्प्रेड कर रही थी। इसी बीच हो जाती है नेपोलियन बोनापार्टे की एंट्री 1799 में और 1804 में वो अपना एक सिविल कोड लेके आता है जिसको नेपोलियन कोड भी कहा गया है, जिसमें उसने कहा था कि मैं करूँगा स्टेबलाइज इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योर द राइट एट प्रॉपर्टी, एबोलाइज द फ्यूडल सिस्टम। मतलब कि पहले क्या होता था कि चर्च एंड नॉबल्स को सुपीरियर माना जाता था, उन्हीं को प्रिविलेजेस दिए जाते थे, लेकिन अब सबके पास इक्वल पावर रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया जिससे डेवलपमेंट हुआ। स्टैंडर्डाइज वेट मीजर एंड कॉमन करेंसी। अब इससे क्या होगा कि केवल एक ही करेंसी रहेगी। बिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। तो ये सब सिविल कोड के अंदर आया था। इसको आप पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं। अब ट्रेडर्स बिना किसी बैरियर के फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। अब लोग ये सब देखकर नेपोलियन को मसीहा समझने लगे। फ्रांस ने ही नहीं, बहुत सारी कंट्री ने नेपोलियन का वेलकम किया क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल नेपोलियन ही उन्हें मोनार्की से आज़ाद करा सकता है। नेपोलियन जहाँ जाता था वहाँ मोनार्की ख़त्म हो जाती थी। अब इस नेपोलियन कोड का ड्रॉबैक क्या आया? लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। मतलब कि नेपोलियन ने पॉलिटिकल फ्रीडम तो दी ही नहीं, टैक्स को इंक्रीज करा दिया, सेंसरशिप को लगा दिया और फोर्सली आर्मी में ज्वाइन करने को लोगों को कहा, फ्रांस आर्मी में। ये सब आप पिक्चर्स के थ्रू भी देख सकते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम तो दी ही नहीं, टैक्स को बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा दिया और फोर्सली लोगों को आर्मी में भर्ती करने लगा। नेक्स्ट टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मिड 19th सेंचुरी से पहले यूरोप में किसी भी स्टेट पे, किसी भी जगह पे नेशन स्टेट नहीं था, यानी कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। 18th सेंचुरी से पहले हब्सबर्ग में लोगों के आइडियाज, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज सब कुछ डिफरेंट थे। द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेट्स मतलब वेल्दी एस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी, जो कि ई स्टेट्स को ऑन करते थे और कंट्री साइड में उनके टाउन हाउसेज होते थे। सोशली एंड पॉलिटिकली पावरफुल यही थे और फैमिलीज मैरिज टाइज के थ्रू कनेक्टेड थी, यानी कि अपने ही लोगों में शादी करते थे ये लोग। और ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, जिससे क्या होता था कि ये फ्रेंच लैंग्वेज क्यों बोलते थे पता है? क्योंकि इन्हें लगता था कि ये एक रिच लैंग्वेज है। पीजेंट क्या थे? पीजेंट पुअर पीपल थे सोसाइटी के, जिनके पास ज़्यादा लैंड नहीं था और कुछ तो एवर लैंडलेस थे। ये मेजॉरिटी में थे और ये ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मिडिल क्लास की एंट्री होती है। मिडिल क्लास जो कि ना ही ज़्यादा पुअर था ना ही ज़्यादा अमीर था, ये एजुकेटेड सेक्टर में आता था, जैसे कि बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स। तो मिडिल क्लास चाहती थी कि वो एक नेशन स्टेट को स्टेबलाइज करे, यानी सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन एंड सेम लैंग्वेज को स्टेबलाइज करे। तो वो एक लिबरल नेशनलिज्म यानी लिबरलिज्म फाउंड करते हैं। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म ने कहा कि मैं अरिस्टोक्रेसी रूल को एंड करूँगा, गवर्नमेंट पीपल की एग्रीमेंट से बनेगी और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल मिलेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ और क्लरिकल प्रिविलेजेस ये जो हैं इनका भी एंड कर दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इससे प्रॉब्लम ये थी कि वुमेन
एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन को ये राइट्स नहीं मिले, केवल मैन विथ प्रॉपर्टी को मिले। इसीलिए वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन ने डिफरेंट जगहों पर प्रोटेस्ट किया। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. I will upload next part as soon as possible, and please support me for new videos. Thank you.